Hello learners, welcome to our YouTube channel The Word Class Online Lectures and I am your host Dinesh Kumar। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास +2 का हमारा जो चैप्टर है हमारा बिजनेस वाला, वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। और आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, ठीक है। तो वो दो तरह का माना गया है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो ग्रुप होते हैं जिन्हें जानबूझकर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। देखिए, एक टीचर है, उसको उसका स्टूडेंट तब मिलता है जब स्टूडेंट क्या करता है, स्कूल में एडमिशन लेता है, तब वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। तो टीचर और स्टूडेंट का क्या होता है, एक फॉर्मल रिलेशन होता है। उसी प्रकार अगर आप एक फर्म ज्वाइन कर लेते हैं, एम्प्लॉयज़ एज ए एम्प्लॉय आप एक फर्म ज्वाइन करते हैं और आपका जो ऑनर होगा उसके साथ आपका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल रिलेशन होगा। तो क्या होता है, इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइन बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी कि संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा जो एक ग्रुप बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, और उस ग्रुप के अंदर कई लोग काम करते हैं और उनका जो रिलेशन होगा, आपस में जो संबंध होता है, वो कैसा कहलाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्योंकि हमने क्या किया है, अपने आप नहीं तैयार हुआ, वो उसको तैयार किया गया है। उस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको क्या किया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ढांचा जो जानबूझकर तैयार किया जाए, जिसमें एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जाती है, उस ढांचे को हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो आपस में पार्क में मिल गए मान लीजिए, तो वो आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्मल ग्रुप है? नहीं, वो इनफॉर्मल था, उनका अपने आप ही ग्रुप बन गया, तो उन्हें बोलते हैं इनफॉर्मल। और फॉर्मल कौन सा होता है, जो जानबूझकर बनाया जाता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा अगर कोई ग्रुप बनाया जाए, कुछ एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जाए, उनको इकट्ठे एक काम सौंप दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। इट स्पेसिफाई क्लैरिटी एंड बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा फॉर्मल होगा, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औपचारिक संगठन। तो हमारा जो औपचारिक संगठन होगा, यानी कि हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होती है, हमें बाउंड्रीज़ का पता होता है कि हमें इस बाउंड्री में रह के ही काम करना है। हमें अपनी अथॉरिटी के बारे में पूरा पता होता है कि हमें कितना हमारी अथॉरिटीज़ हैं और क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे उत्तरदायित्व क्या क्या हैं। उनको हम क्या करेंगे, ठीक ढंग से उनको मानेंगे, उनको समझेंगे और उन्हीं के हिसाब से क्या करेंगे, अपने सारे काम करते हैं। एंड देयर इज़ अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। और हमारे पास जो भी काम होगा वो क्या होगा, हर काम सिस्टमैटिक से होगा, सिस्टम से होगा, तालमेल होगा लोगों के बीच में, और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में तालमेल के साथ साथ हम उनका जो काम मेन होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, यानी कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही हम सारे आपस में मिलकर के इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तभी हमारा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पूरा तैयार हो जाता है। आइए हम जान लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फीचर्स, विशेषताएं, जिससे आपको ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो फीचर्स में सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1, इट इज़ अ डेलिब्रेटिवली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो क्या किया जाता है, जानबूझकर तैयार किया जाता है। और इसे तैयार कौन करता है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट। सोचिए, अगर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको क्या करना है, फर्म में इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, और वो सिलेक्शन किसने किया, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं ना, उन्होंने उसका सिलेक्शन कर लिया और उसे क्या दे दिया, काम सौंप दिया। तो जो ऐसा ढांचा है हमारा, जो मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया जा रहा है, वो कैसा कहलाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है वही हमारा होगा, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, इट इज़ द बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर विच आर इन रिटन फॉर्म। याद रखना, आप जब भी कोई एम्प्लॉई है उसे फर्म में एडमिट किया गया है, तो उसके लिए क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ठीक है। उसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है, कुछ रूल्स लिखे जाते हैं, कुछ प्रोसीजर लिखा जाता है, भी आपका एडमिशन कैसे हुआ, कैसे आप एम्प्लॉय बने, ठीक है, और आपको कब आना है, कब जाना है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, हर चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। एक प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को काम बांटे जाते हैं। याद रखना, जब तक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर है, तो क्या कहलाएगा, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर चीज़ जानबूझकर की गई है, हर चीज़ जो रूल्स बताए गए हैं, हमारा जो प्रोसेस है उस काम को करने का, वर्कर को सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। भी तुमने इतने बजे आना है, ये काम तुमने करना है, इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, आपको ये सैलरी मिलेगी, तो हर चीज़ रूल्स वगैरह हैं उसको सब कुछ समझाए जाएंगे। कुछ ये नहीं है एकदम से अचानक से जो मर्जी नया रूल बना दिया, नहीं,
हर चीज़ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में बता दी जाती है एम्प्लॉय को, और ऐसा एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसे कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इट इज़ इम्पर्सनल, i.e. डज नॉट टेक्स इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें इम्पर्सनल होती है। आपको यहाँ पे अपनी दोस्ती नहीं निभानी, ठीक है, ना ही कोई रिश्तेदारी निभानी है। हमारा रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होगा, मालिक और नौकर का संबंध यहाँ पर होगा। ध्यान रखना, आपको क्या नहीं करना, पर्सनल नहीं होना है, यानी कि आप उनके साथ क्या नहीं, अपनी कोई रिश्तेदारी वगैरह उनके साथ नहीं रखेंगे। हमारे इमोशन को हमें क्या कर रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। मान लीजिए आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम करता है और वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकते हैं। ये नहीं सोचना कि भाई देखो वो इंसान है, गलतियाँ हो जाएंगी, ये वो है। उन्हें एक बार मौका दो, 2 बार मौका दो, बस बार बार उन्हें हमने मौका नहीं देना है। हमें अपनी संस्था के गोल को ध्यान में रखना है, उद्देश्य को भी पूरा करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, हमें पर्सनल नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और जिसमें पर्सनल नहीं होंगे वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, ये हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ है हमारा, इट इज़ क्लियर डिफाइन द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल। याद रखना, संस्था के अंदर जब भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एक बात ध्यान रखना सभी के सभी, क्या कि सबको अपने काम के बारे में पूरा ज्ञान होता है, सबको पता होता है किसके कितने अधिकार हैं, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यानी कि देखो, अधिकार मिलेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप ही आ जाती हैं कि आपको इतना काम तो करना है, साथ में आपकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको करके ही देना है। तो हर व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल को उसके बारे में पूरा ज्ञान होता है, किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबको सबके काम के बारे में पूरी जानकारी होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, वह इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए ही बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जानबूझकर इसे मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, काम बांटे गए हैं, सबको सबके रिलेशन के बारे में पूरी जानकारी है, किसने क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। हर चीज़ रूल के हिसाब से चलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी, हर चीज़ हर व्यक्ति को डिफाइन की गई है। इसी कहते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर एक संस्था में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तो उसके कुछ फ़ायदे भी हमें मिलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम हमारे एडवांटेज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आता है वो है ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। अगर आप एक बात सोचिए, अगर एक व्यक्तियों को आपस में जो रिलेशन जो उन व्यक्तियों का है, अगर वो उनको अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि हमारे क्या रिलेशन है, कौन किसका मालिक है, कौन किसका नौकर है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, किसके क्या अधिकार हैं, किसकी गलती हो सकती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए इस बार क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट बन तो गए बट क्या नहीं हुए, बिके नहीं, तो हम किसको डिपार्टमेंट को बोलेंगे, हम सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे, ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसीलिए कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आ गया है। अब एक बात सोचिए आप कि हमारे प्रोडक्ट हैं, जिस डिपार्टमेंट में कमी रहेगी हम उसी डिपार्टमेंट को कहेंगे ना, सारे फर्म को तो कुछ नहीं कहेंगे कि सारी फर्म के एम्प्लॉयज़ की तो गलती उसमें नहीं है ना। तो इस बार हमने क्या किया है, जब हम काम को डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट दिया है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, तब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल चुका है किसको दी गई थी। उसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये फिक्स कर सकते हैं अगर भी गलती हुई तो किसकी गलती है ये, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर रहती है कि हमारे जो रिलेशन क्लियर हैं, और हमें ये पता रहता है कि काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ताकि हम उस पर दोष लगा सकें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। काम डबल नहीं होगा। अब अभी आपको बताया मैंने, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर काम सबको पता होता है भाई किसने क्या काम करना है। तो नॉर्मल सी बात है, एक काम ना तो छूट सकता है ना ही डबल होगा। अगर सभी को बोल दिया भी सारे कर लेना, सारे एक काम को बार बार करते रहेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, काम बांटे जाते हैं कि जिसको जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। तो काम क्या नहीं होगा, डबल नहीं होगा, ओवरलैप मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और बिकॉज थिंग्स मूव्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट प्लान, जो प्लान बना रखे हैं हमने, जो प्लानिंग कर रखी है, सारे काम उसी के हिसाब से चलेंगे, तो काम डबल नहीं होगा, ना ही कोई काम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू आउट एन एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा है तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एक एम्प्लॉय है और उसके नीचे काम करने वाले क्या हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। सबको सब पता है कि हमारा ओनर कौन है। तो क्या रहेगा, एक ही व्यक्ति से सबको क्या मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे।
तो क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब जो उनको कमांड करने वाला पर्सन है वो कौन है, एक व्यक्ति है, जो कौन है, हमारा ऑनर है। तो एक ऑनर क्या करता है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग क्या करता है, ऑर्डर करता है। तो ये क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है। तो इससे क्या होता है, कमांड की एक चेन बन जाती है और हमें पता रहता है कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जिसको जो काम दिया गया है वो काम तो वही करेगा ना, कोई और तो करने से रहा। इसीलिए क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में हर काम बांट दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने उद्देश्यों को क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट में ला के तालमेल बना के करते हैं। जब एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भर्ती कर दी जाती है, तो वे आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे का कहना मानेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। तो काम करने में क्या होगा, जल्दी होगा और आसान तरीके से होगा, कुछ बेहतर तरीके उनको मिलेंगे काम करने के। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमंस एंड मटेरियल रिसोर्स। हमारे जितने भी व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं उनका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिसको जो काम आता है, जो जिस काम में परफेक्ट है, उसको वही काम सौंप दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन व्यक्तियों का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि जिस काम में, अगर आपको किसी काम को करना आता है तो आप उस काम को अच्छे से करोगे तो मटेरियल का भी कोई खराबी नहीं होगी। मान लीजिए एक शू मेकर है, उसको जूते बनाने अच्छे से आते हैं, तो वो क्या करेगा, ख़राब नहीं करेगा, मटेरियल वेस्ट नहीं करेगा, बहुत अच्छे से उसको बनाएगा भी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ, स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा स्टेबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एम्प्लॉय था, ठीक है, सालों साल काम कर रहा है हमारी फर्म में, उसको हम अगर अच्छी सैलरी देते रहें, अच्छे से काम कराएं, उसके अनुभव को बढ़ाएं, धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, हमारी फर्म भी ग्रोथ करेगी, तो नॉर्मल सी बात है, वो फर्म छोड़ के नहीं जाएगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम दो, अच्छी सैलरी दो, रूल्स के हिसाब से वो काम करते रहें, तो वो क्या रखेगा, फर्म में रहेगा और फर्म भी उसका साथ देगी। तो दोनों मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, आपका स्टेबल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन। और तो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या चलता है, लंबे समय तक चलता है, ठीक है, ज़्यादा समय तक चलेगा, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को अपने रिलेशंस के बारे में पूरी जानकारी होती है, उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में पूरी नॉलेज होती है। लास्ट पॉइंट है हमारे इसके, और वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज। यानी कि देखो, आपने पढ़ा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स पढ़े, फीचर पढ़े, और आपको लग भी रहा था कि ये तो आज हर फर्म इसका यूज़ कर रही है, बट फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं। क्या क्या हैं, देखिए। पहले नंबर 1, द वर्क इज़ बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉज अननेसेसरी डिले। कई बार काम इतने रूल्स के अंदर घिर जाता है कि उसको देरी हो जाती है, क्योंकि एक बात है, एक व्यक्ति है, उसके अंदर 3 वर्कर हैं, ठीक है, और वो उसका ऑर्डर मानते हैं। मान लीजिए इसने आज क्या नहीं दिया, आपको ऑर्डर नहीं दिया, तो आप तो उसके ऑर्डर की वेट करते रहोगे, आप तो बैठे रहोगे ना, काम करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जब तक हमारा ओनर हमें ऑर्डर नहीं देगा आप काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है, काम में देरी हो सकती है, क्योंकि क्या है, वो बैठे रहेंगे, हमारे उसका वेट करते रहेंगे जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा, आप काम नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी डिले हो सकता है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब लोग पहल नहीं करते हैं, मतलब लोग काम करने के लिए आगे नहीं आते हैं, मतलब उनसे काम करवाना पड़ता है, अपने आप से लोग काम नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब एम्प्लॉयज़ हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग। जब एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि भाई तूने तो ये काम करना है, तूने तो भाई इतना ही काम करना है, तो वो उससे बाहर नहीं जाते, ना ही वो ज़्यादा सोचते हैं, बस उनको जो दिया गया वो उतना ही काम करते हैं, एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, नया आइडियाज़ जो है वो इनोवेट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे टॉप लेवल क्या मान सकता है, बुरा मान सकता है। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना, वो बुरा मान जाते हैं, भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, आज ये हमें सिखाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उसकी उनके अंदर हीन भावना बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, सजेशन नहीं देते, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ नया सोचने की भावना जागृत नहीं होती, वो बेचारे दबके ही रह जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिटेड इन स्कोप। इनका एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है। जो ह्यूमंस के रिलेशनशिप होते हैं वो सिर्फ संस्था तक ही सीमित होते हैं, संस्था के बाहर उनका रिलेशन खत्म हो जाता है। जब तक आप फैक्ट्री के बाउंड्री के अंदर एम्प्लॉय हैं उनका रिलेशन अलग है, जब वो बाहर जाएंगे तो उनका रिलेशन क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाता है। देखो, अब आपका मालिक है, वो आपसे काम करवा रहा है, वो तो सिर्फ फर्म के अंदर ही करवा सकता है ना। जब छुट्टी हो जाएगी आपकी, आप फर्म से घर चले जाओगे, उसके बाद तो वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, अब वो आपका मालिक नहीं रहा, ठीक है ना। तो जब आप फर्म के बाहर हैं तब वो उनका रिलेशन कैसा हो सकता है, इनफॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे केस में जो एरिया है आपका लिमिटेड होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पे, काम के बेस पे ही वो क्या है, आपका मालिक है और आप उसके नौकर हैं। तो ये एक लिमिटेड एरिया होता है, स्कोप है इसका क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो जानबूझकर तैयार किया जाता है। मोस्टली फर्म के अंदर क्या होता है, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। थैंक यू स्टूडेंट।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर. कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी. धन्यवाद.